नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम करेंगे कक्षा 11वीं का अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ, जनसंचार के माध्यम। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे जनसंचार क्या है, ये अन्य संचारों से किस प्रकार भिन्न है, इसके कार्य और इसके लाभ और हानि, अर्थात ये दो धारी अस्त्र किस प्रकार से है, ये स्पष्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं जनसंचार के माध्यम। बच्चों, जनसंचार जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से बना है, एक जन, दूसरा संचार। तो जन का मतलब होता है लोग, और संचार यानी किसी तक भी अपने संदेश को पहुंचाना। तो जब लोगों तक आप अपने संदेश को पहुंचाते हो तो वो कहलाता है जनसंचार। अब जनसंचार में हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आदान प्रदान क्या होता है, गिव एंड टेक, यानी हम अपने भाव और विचार दूसरों को बताते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को जानते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो जनसंचार है वो एक समूह संचार का ही विस्तृत रूप होता है। विस्तृत कैसे? क्योंकि समूह संचार में हम एक ऐसे वर्ग के साथ संचार करते हैं जिनको हम जानते हैं और जिनकी एक सीमा होती है। वो 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। लेकिन जनसंचार में कोई भी सीमा नहीं होती। मतलब वो जो संचार हम करते हैं वो ऐसे ग्रुप के साथ करते हैं जिसमें देश के, विदेश के, यानी सारी दुनिया के लोग भी आ सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जनसंचार समूह संचार का विस्तृत रूप है, यानी उसमें कम संख्या में लोग होते हैं और इसमें असंख्य सीमा में लोग होते हैं। परंतु समूह संचार में जब आप संचार करते हो तो वो जो लोग होते हैं वो आपके सामने होते हैं और उनके साथ आप फीडबैक तुरंत प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जनसंचार में क्या होता है बच्चों, हम जब संचार करते हैं तो वो किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा ही संचार किया जाता है। तकनीकी माध्यम क्या होते हैं? जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, मैगजीन, फोन, वीडियो, पुस्तक या संगीत की टेप, ये सब क्या है? तकनीकी माध्यम है। तो इन माध्यमों के द्वारा जब आप किसी के साथ संचार करते हो तो वो कहलाता है जनसंचार। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जनसंचार में क्या होता है कि जो लोगों के साथ हम संचार कर रहे हैं उनके साथ हम किस वजह से जुड़े हुए हैं, किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा जुड़े हैं। लेकिन समूह संचार में क्या होता है, हम किसी तकनीकी माध्यम के द्वारा नहीं जुड़े, बल्कि वो हमारे सामने होते हैं और उनको हम देख सकते हैं, वो हमें देख सकते हैं, यानी वो हमें भी जानते हैं और हम उनको जानते हैं। लेकिन जनसंचार माध्यम में क्या होता है बच्चों, ना तो हम उनको जानते हैं और ना ही वो हमें जानते हैं। सिर्फ वो हमें किस माध्यम द्वारा जानते हैं कि हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कोई संपादक है या कोई पत्रकार है तो वो कैसे लिखता है, उसके विचार कैसे होते हैं, उनके माध्यम द्वारा ही आप जानते हो कि ये जो लिखा हुआ कॉलम है ये उस संपादक या उस पत्रकार का लिखा हुआ हो सकता है। इसी प्रकार कोई संवाददाता है तो संवाददाता के विचारों के द्वारा या उसके बोलने के ढंग के द्वारा हम जानते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसकी बोली है। तो आप उसको पर्सनली नहीं जानते, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, जबकि समूह संचार में हम उसके बारे में, जिसके साथ भी हम संचार कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों, जनसंचार क्या हुआ? जब किसी तकनीकी माध्यम द्वारा एक विशाल जन समूह के साथ भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है तो वह कहलाता है जनसंचार। अब बच्चों क्या है कि जो अखबार या मैगजीन पढ़ते हैं, पढ़ने वाले को हम क्या कहेंगे? पाठक। पाठक यानी पढ़ने वाला। टीवी, इंटरनेट, इनको देखने वाला मतलब दर्शक होते हैं, और रेडियो, फोन, इनको सुनने वाले यानी श्रोता। तो जनसंचार किस तक पहुंचाया जाता है? श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों तक। तो ये जो श्रोता होते हैं बच्चे, श्रोता, पाठक या दर्शक होते हैं,
ये क्या होती है, इनकी संख्या असीमित होती है। असीमित यानी असंख्य होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये देश के, विदेश के, आदमी, औरत, गरीब, अमीर, बच्चे, बूढ़े, कोई भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि पढ़े लिखे या अनपढ़ भी हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा कि जो टीवी देख रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं या फ़ोन सुन रहे हैं, उनके लिए शिक्षा का होना आवश्यक नहीं है। यानी जो लोग अशिक्षित हैं वो भी इसका आनंद ले सकते हैं। बच्चों, समूह संचार या अंतर व्यक्तिक संचार से जन संचार भिन्न होता है। किस प्रकार से होता है कि समूह संचार या अंतर व्यक्तिक संचार हम जिनसे कर रहे हैं वे हमारे सामने होते हैं। क्योंकि अंतर व्यक्तिक क्या होता है, दो लोगों का संचार, और समूह संचार यानी एक समूह के साथ बातचीत या उसको अपना संदेश पहुंचाना। तो उनके बारे में पहले तो वो हमारे सामने होते हैं और उनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। परंतु जिनके साथ जन संचार किया जाता है वे लोग संदेश भेजने वाले के सामने नहीं होते। यानी संचारक यानी संदेश भेजने वाले के बारे में जो प्राप्त करता है, प्राप्तकर्ता कौन, जो संदेश को प्राप्त कर रहा है, अर्थात जो टीवी, अखबार या अन्य कोई माध्यम देख या पढ़ रहे हैं, वे कुछ नहीं जानते। जबकि अंतर व्यक्तिक या समूह संचार में उसके बारे में, किसके बारे में, संचारक के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो बच्चों, जो जन संचार के प्राप्त करते हैं वो क्या करते हैं, जो संचारक है उसको किसके द्वारा जानते हैं, उसके लिखने के ढंग द्वारा, या टीवी पर वो किस प्रकार से बोलते हैं, उनकी आवाज़ कैसी है, उनका बोलने का तरीका कैसा है, और उनके जो विचार हैं वो किस प्रकार के हैं, उसके द्वारा उसको जानते हैं। अगले है बच्चों, समूह संचार या अंतर व्यक्तिक संचार। हम जैसे चाहे कर सकते हैं, हम पर किसी का कंट्रोल या नियंत्रण नहीं होता। परंतु जन संचार के माध्यम पर किसका नियंत्रण होता है, या तो संपादक का, उप संपादक है या सह संपादक का। उनका पूरा कंट्रोल यानी उनका नियंत्रण उन पर होता है। ये जो संपादक, उप संपादक या सह संपादक होते हैं, ये ही डिसाइड करते हैं, यानी ये ही निर्धारित करते हैं कि अखबार में या टीवी में क्या छपेगा या क्या प्रकाशित होगा। यानी इसके अलावा वो ये भी निर्धारित करते हैं कि मेन हेडलाइंस बनेगा या कोई छोटी सी खबर के रूप में एक कोने के रूप में वो छप जाएगा। तो किस रूप में प्रकाशित होगा या क्या छपेगा, ये संपादक, सह संपादक, इन सब का ही नियंत्रण होता है। और इनका नियंत्रण होने के कारण इनको क्या कहा जाता है बच्चों, द्वारपाल। यानी द्वारपाल अर्थात चौकीदार। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि चौकीदार या द्वारपाल क्या करते हैं कि घर में कौन आया, कब आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया, तो वो सब पर नियंत्रण होता है किसका, द्वारपाल का। उसी प्रकार जन संचार के द्वारपाल इस पर ध्यान रखते हैं कि जो खबर प्रकाशित या छप रही है वह समाज के हित में है या नहीं है, और उसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। तो इन सब बातों का ध्यान द्वारपाल रखते हैं। जबकि समूह संचार और अंतर व्यक्तिक में किसी प्रकार के कोई भी द्वारपाल नहीं होते। वो जो भी संचारक होता है, वो जो कुछ कहना चाहता है, जो संदेश देना चाहता है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो संदेश दे सकता है। तो बच्चों, ये था जनसंचार क्या है और साथ में अन्य संचारों से ये किस प्रकार से भिन्न है। तो इसमें आपने जाना कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एक तो तकनीकी माध्यम का प्रयोग, और दूसरा एक विशाल जनसमूह के साथ संचार करना। अब करते हैं जनसंचार के प्रमुख कार्य। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण है कि मनोरंजन करना। आप देखोगे कि अखबार, टीवी, रेडियो आदि ये जो भी जनसंचार के माध्यम हैं, इनके द्वारा हम अपना मनोरंजन करते हैं। अखबारों में आपने देखा होगा कि कहानियाँ छपती हैं, चुटकुले छपते हैं, एक छोटा सा कार्टून कोना भी होता है जिसके द्वारा कार्टून देखकर बच्चे उसमें रंग भी भरते हैं। तो इसके अलावा टीवी में आपने देखा होगा कि सीरियल, फिल्में, नाटक, रेडियो में आप संगीत सुन सकते हो। तो इन सब के द्वारा आप अपना मनोरंजन कर सकते हो। तो जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है, मनोरंजन करना।
और मनोरंजन के द्वारा लोग अपने दुख तकलीफें बहुत आसानी से भूल जाते हैं। दूसरा है बच्चों, लोगों को शिक्षित करना। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब द्वारा शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो फ़ोन है या कंप्यूटर द्वारा आप घर बैठे ऑनलाइन कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन शिक्षा के अंतर्गत आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी डिग्री हासिल कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो। आप देखो बच्चों, ऑनलाइन कोई भी चीज़ आप चाहें उसके बारे में खोज सकते हो, जान सकते हो और अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर सकते हो। यानी किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो, शिक्षा प्राप्त करनी हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप ऑनलाइन उसके बारे में प्राप्त कर सकते हो। क्या? शिक्षा। तीसरा है बच्चों जागरूक करना। जागरूक यानी सचेत करना, लोगों को किसी भी समस्या के बारे में, किसी भी घटना के बारे में बताना और उनको उसके बारे में सचेत करना कि वो उससे किस प्रकार से बचें। जैसे आपने देखा होगा आजकल जनसंचार माध्यमों द्वारा कोरोना महामारी के बारे में खबरें दी जा रही हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे आजकल आप फ़ोन उठाओ तो सबसे पहले आप अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ सुनोगे तो वो आपको बता रहे होते हैं कि जो कोरोना है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सावधानियां आपको बरतनी जरूरी हैं। तो आपको ये क्या है, फ़ोन क्या है? जनसंचार का माध्यम, और उस जनसंचार के माध्यम के द्वारा आपको जागरूक किया जा रहा है कि आप कौन कौन सी सावधानियां कोरोना महामारी से बचाव के लिए बरतें। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि 2 बूंद जिंदगी, ये इस तरीके के जो कॉलम हैं वो पोलियो के प्रचार के लिए बहुत आए हैं। तो पोलियो ड्रॉप्स के लिए बहुत प्रचार किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से फैल रहा है और लोग इससे 2 बूंद जो पोलियो ड्रॉप्स हैं उनको पीने से किस प्रकार से इनसे बचाव कर सकते हैं। और इसी प्रकार कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री शिक्षा, इनके बारे में भी जनसंचार के माध्यमों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यानी कि आप ये देखो कि जो भी समस्याएं हैं, हर एक समस्या के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है, कौन से? जनसंचार के माध्यमों के द्वारा। अगला बच्चों मुद्दा तय करना। आपने अक्सर देखा होगा कि देश में अगर कोई भी घटना घटित होती है, जैसे पुलवामा हमला है, राम मंदिर निर्माण है, कश्मीर में धारा 370 का हटाना है, तो अभी जो चल रहा है किसान आंदोलन, इन घटनाओं को जनसंचार माध्यम एक मुद्दा बनाते हैं और उन पर चर्चा की जाती है। साथ ही जनता की राय भी ली जाती है ताकि जनता उसमें अपनी राय दे और वो राय लोगों तक और सरकार तक पहुंचाई जा सके और उस राय के माध्यम से उस समस्या का, उस मुद्दे का निपटारा किया जा सके। इससे जनता उस मुद्दे या घटना पर अपनी राय रखे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। तो इस प्रकार जनसंचार माध्यम जो है वो मुद्दा तय करते हैं और उस पर लोगों की राय भी मांगते हैं। विचार विमर्श का मंच प्रदान करता है हमें जनसंचार का माध्यम। जैसे बच्चों आप देखोगे कि आजकल किसी भी विषय पर लाइव कार्यक्रम होते हैं और उनमें आप ऑनलाइन किसी भी विषय पर की गई चर्चा का हिस्सा बन सकते हो, या फिर अखबार में संपादक के नाम आप चिट्ठी लिख सकते हो। तो वो संपादक के नाम एक कॉलम जो छपता है उसमें आप अपने विचार उनको बता सकते हो और उन विचारों के द्वारा आप लोगों तक अपने विचारों से अवगत करा सकते हो। तो इस प्रकार आप जनता के साथ किसी भी जनसंचार माध्यम के द्वारा विचार विमर्श कर सकते हो। क्योंकि बच्चों आपको पता है किसी भी समस्या का निपटारा जब तक विचार विमर्श किया जाता रहेगा तभी उस समस्या का निपटारा किया जाएगा। अगर विचार विमर्श ही नहीं होगा, आपस में बातचीत ही नहीं होगी, तो किसी भी समस्या का निपटारा नहीं होगा। तो इस प्रकार जनसंचार जो माध्यम है वो हमें किसी भी समस्या को निपटाने में सहयोग देते हैं। तो बच्चों ये थे जनसंचार के प्रमुख कार्य। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी ने एक बार अपने भाषण में कहा था कि संचार 2-धारी अस्त्र है। इसका मतलब है कि इसके लाभ भी हैं, हानि भी है। अर्थात जनसंचार का अगर सही प्रयोग किया जाए
तो ये वरदान है, वरना ये अभिशाप है। बच्चों, किसी भी साधन का अगर सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए वरदान हो जाता है, लेकिन अगर इसका गलत प्रयोग किया जाए तो वो हमारे लिए अभिशाप हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जनसंचार माध्यम वरदान है। किस प्रकार से है? क्योंकि ये हमें देश विदेश की जो भी खबरें हैं उनके बारे में बता देते हैं, तो ये वरदान हो गया हमारे लिए। इसी प्रकार घर बैठे आप टेलीफोन से हम किसी भी दूर बैठे अपनों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी खैरियत पूछ सकते हैं, तो ये भी वरदान है। अगला है बच्चों, पल में आप किसी भी समाचार, ईमेल या संदेश द्वारा किसी तक भी पहुंचा जा सकता है। ऑनलाइन आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट हैं या इसी प्रकार से और भी बहुत सारे व्यापार हैं, तो उनके द्वारा आप अपनी आय का साधन ढूंढ सकते हो। घर बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, आपको मार्केट में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती। आप घर बैठे कोई भी कोर्स कर सकते हो, कोई भी डिग्री हासिल कर सकते हो। किसी पर से फ़ोन पर ही आजकल आपने देखा होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसके द्वारा आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है और फ़ोन पर ही आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग कर सकते हो, जिससे कि आप आजकल जैसे देख रहे हो कि कोरोना से बचाव हो सकता है। संसार की कोई भी पुस्तक आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, इंटरनेट द्वारा कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने अधिकारों से परिचित भी हो सकते हो। सरकार और किसी भी संस्था या डिपार्टमेंट के कार्यों पर आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि जो टीवी हैं, रेडियो हैं, इंटरनेट हैं, ये आपको ये बताते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है या डिपार्टमेंट क्या काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो जनता के हित में नहीं है, तो जनता उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। तो बच्चों, ये तो थे लाभ। तो जहाँ लाभ है वहीं हानियाँ भी हैं। सबसे पहले तो बच्चों ये जानो कि अति यानी अधिकता किसी भी चीज़ की हानिकारक होती है। अगर आप ज़्यादा समय फ़ोन, टीवी या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके शरीर के लिए और आपके दिमाग के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। इसके कारण जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा अक्सर आजकल बच्चे घर में वीडियो गेम खेलते रहते हैं या फ़ोन पर लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बाहरी खेल हैं, जो आउटडोर गेम्स हैं, वो खेलना भूल गए हैं बच्चे, जिसके कारण उनमें बहुत सारी शारीरिक कमजोरी आ रही है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आंखें खराब हो रही हैं, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं सारे दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं तो लोगों के साथ संपर्क में नहीं आते, और इसी कारण जो सामाजिक रिश्ते हैं वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज़ जो है लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ऑनलाइन शॉपिंग के कारण लोग ऐसी वस्तुएं भी खरीदते हैं जिनकी घर में आवश्यकता ही नहीं होती, तो इससे पैसों की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी को भी अपना अकाउंट नंबर या मम्मी पापा का अकाउंट नंबर दे देते हैं, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन आपकी जो भी पैसा है अकाउंट में वो उड़ा देते हैं, यानी चोरी कर लेते हैं। तो जिसका नतीजा कई बार आप देख रहे हो कि ऑनलाइन फ्रॉड के कारण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नतीजे आते हैं। बच्चों, इंटरनेट पर सब कुछ है जो ज्ञानवर्धक भी है और आपके लिए उपयोगी भी है, और कुछ ऐसा भी है जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि आपके लिए क्या सही है। आपको सही ज्ञान लेकर अपने ज्ञान में वृद्धि करना है, या आपराधिक जो गतिविधियां हैं, हर कुछ ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, तो जो गलत चीज़ें हैं वो भी सीख रहे हो। तो आपको ये निर्धारित करना है कि आपको इसका लाभ लेना है या हानि लेनी। तो उन चीज़ों का किस प्रकार से आप प्रयोग करोगे ये आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है। जैसे अभी आपने देखा कि पबजी जो ऑनलाइन गेम है, उसकी वजह से कितने ही बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या सही नहीं है।
इसके अलावा आपने कई बार देखा होगा कि जनसंचार माध्यम यानी टीवी, रेडियो या इंटरनेट के द्वारा गलत या खबर को तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है, दिखाई जाती है, जिसको आप सही जान लेते हो और हम किसी के बारे में भी गलत राय बना लेते हैं कि वो व्यक्ति खराब होगा। तो बच्चों, जनसंचार माध्यमों का एक तो सही हाथों में होना बहुत आवश्यक है और दूसरे इसका सही इस्तेमाल करना भी आवश्यक है। अगर आप सही इस्तेमाल करते हो तो ये वरदान है, वरना ये अभिशाप बनते इसको देर नहीं लगती। तो बच्चों, आपने जाना कि जनसंचार माध्यम का सही ढंग से प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सही चीज़ों को देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। तो ये था जनसंचार के माध्यम। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस पाठ से संबंधित अन्य वीडियो देखने हो तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे कबीरदास। तो कबीर के बारे में हम उनके जीवन के बारे में और साथ में कबीर के पदों के बारे में जानेंगे, उनकी व्याख्या समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के अपडेशन तुरंत मिल जाएं और आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। धन्यवाद।